फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल आईएएस मोटिवेशन में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत हैं जिनका नाम है मंजर हुसैन अंजुम, जिन्होंने आईएएस की एग्जाम में 125वीं रैंक हासिल की है। इसके लिए मैं अपने पूरे स्टूडेंट की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मंजर हुसैन अंजुम है और मैंने इस साल 125 रैंक लिया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। और मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल का हूँ, जो चिकन स्नैक बोलते हैं आप लोग, उसी रीजन से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन 10th तक वहीं पे किया है। 12th मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद आईटी कानपुर से मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं जॉब किया कुछ टाइम एंड सिंस देन मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, मंजर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपने कब डिसाइड किया अपने लाइफ में कि अब मुझे सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करना है या सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर्ड होना है? तो जैसे मुझे लगता है जितने भी लोग रूरल बैकग्राउंड से होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है ये चीज़ कि सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो बचपन से ये चीज़ माइंड में था, लेकिन एक होता है हमारा रिस्क एपेटाइट भी कम होता है, तो हम लोग को हिम्मत करना होता है चीज़ों में। तो ये जब मैं जॉब में था तो मेरा जो रूममेट था कॉलेज में, उसका यूपीएससी प्रीलिम्स निकला, तो फिर वो हिम्मत आया कि अब जो है अगर वो मुझे भी निकल करना सकता है तो चाहिए। मुझे भी करना चाहिए। ठीक तो है, फिर मैं ओके ओके। सेकेंड ये था कि आप ऑलरेडी एक आईआईटीएन हैं और ये खुद ही एक इतनी अच्छी फील्ड है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी की स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं बनने के लिए। आप आईआईटीएन ऑलरेडी हैं, आपके पास प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, जॉब की बहुत सारी चीज़ें थी, फिर भी उन सारी चीज़ों को छोड़ के आप सिविल सर्विसेज की तरफ चले आए। तो ऐसा क्या मोटिवेशन था, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया? मोटिवेशन बोलूँगा कि जैसे सिविल सर्विसेज जो है सिर्फ एज अ जॉब नहीं देखना चाहिए, इट इज़ बियॉन्ड दैट, जहाँ पे आप बहुत सारे लोग हैं जिनको आप हेल्प कर सकते हो, आप एक सोसाइटल चेंज ला सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ आप अगर एक जॉब में कर रहे हो जहाँ पे आप लोगों के लाइफ चेंज कर रहे हो, तो उसका फिर मज़ा अलग होता है, उसका सेटिस्फेक्शन अलग होता है। तो जो कि आपको ऑर्डिनरी जो आप जैसे प्राइवेट सेक्टर होता है, मुझे लगता है, मेरा मानना है प्राइवेट सेक्टर में आप कॉग इन द व्हील होते हो, जो आप काम करते रहते हो अपना। लेकिन यहाँ पे आपके पास मौका है कि आप पूरा बाय स्क्रैच सब चीज़ सही करें। ओके वो ओके। बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपकी ओवरऑल प्री मेंस और इंटरव्यू तक की स्ट्रेटजी क्या रही? हमारे ऑडियंस को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको शॉर्ट में बताएं आप। प्री के लिए बेसिकली मेरा था कि बेसिक स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस रखना है। 60 क्वेश्चंस जी जी। वो स्टैटिक के रहते हैं, स्टैटिक पे फोकस ज़्यादा रखना है, बेसिक बुक्स बार बार रिवाइज करना है, टेस्ट बहुत सारे प्रैक्टिस करना है। ये प्री का हो गया। एंड टेस्ट प्रैक्टिस करने पे प्रीवियस ईयर्स पे बहुत फोकस रखना है, प्रीवियस ईयर्स बार बार करना है। आपको इतनी बार करना है कि 100 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करें तो 100 के 100 सही होने चाहिए। ये हो गया प्री के लिए। मेंस के लिए प्री के अगले दिन से मेंस के आंसर्स लिखना चालू करिए, और अकेले मत लिखिए, एक पीयर ग्रुप बनाइए, 5-6 लोगों का लिखिए, एक दूसरे के आंसर्स रिव्यू करिए, एक दूसरे को इम्प्रूव करिए और लगातार लिखते रहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड इंटरव्यू जो है वो बहुत डाइसी चीज़ है, क्योंकि मेंस प्री में आपका ऐसा होता है, आप कुछ लिख देते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। इंटरव्यू में आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। तो डेप्थ जो है वो अभी से बनाना चालू करिए हर एक टॉपिक के लिए, खुद के बारे में। जैसे मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि प्री और मेंस का सिलेबस यूपीएससी देती है, इंटरव्यू का सिलेबस आप देते हैं, क्योंकि आपको एक डिटेल एनालिसिस फॉर्म भरना होता है। तो उस सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करिए, खुद के बारे में जानिए, खुद को जानिए और कॉन्फिडेंट रहिए इंटरव्यू का। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के दौरान जब स्टार्टिंग में आते हैं तो 1 ईयर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके बाद से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सक्सेस ना होने की प्रॉब्लम, सोसाइटी से प्रेशर आने लगता है, फैमिली से प्रेशर आने लगता है। तो ये बहुत वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे अपने आप को बैलेंस वे में लेके चलें जिससे हमारी स्टडी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका है स्टूडेंट्स का जो इस चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तो वो इसको कैसे हैंडल करें? एक जैसे हमने देखा है 21st सेंचुरी में एक डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है जिसको सोशल मीडिया कहते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है अभी के जनरेशन के लिए। और
इस प्रिपरेशन में भी इस मीडियम का बिल्कुल बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और अब जैसे आप तो काफ़ी ओपन, जो हम लोग हमें जैसे बोलते थे ओपन ब्यूरोक्रेट, तो ओपन ब्यूरोक्रेट इन द सेंस कि प्रिपरेशन के लिए एवरीबडी इज़ विलिंग, सब लोग चाहते हैं कि हमसे चीज़ें पूछी जाए। तो अब काफ़ी लोग स्ट्रैटेजीज शेयर करने को तैयार है, रोज़ लोग मटेरियल्स शेयर करने को तैयार है। अभी बस चाहिए कि आप डिटरमाइंड हो कि आप उस चीज़ को फॉलो करें, आप उस चीज़ पे मेहनत करें और आप उस चीज़ को अच्छे से करें। एंड रही बात जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो आई नो आती है, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बोला जाता है ना कि एडवर्सिटी जो है बेस्ट टीचर होता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ एडवर्सिटी है। एंड इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है सब जगह। एंड काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे जो जहाँ से मैं हूँ, रेजिडेंशियल एकेडमी, वहाँ पे नॉमिनल कॉस्ट में काफ़ी सारे आप रहना वगैरह होता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ओके। और एक आपने देखा होगा कि अभी जब से ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड चला है, तब से स्टूडेंट कंटेंट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, ऑफलाइन में अवेलेबल है, और एक्सेस है कंटेंट का। तो वहाँ स्टूडेंट के साथ मैक्सिमम स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि कंटेंट क्या ऑथेंटिक रिसोर्सेज हों और कैसे उस कंटेंट को बैलेंस करें, कितनी क्वांटिटी में हमें कंटेंट को यूज़ करना चाहिए। तो इस पे आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जब जब कभी आपके पास बहुत कुछ होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप उसका इम्पोर्टेंस आप पहले डिसाइड करिए। तो अभी जैसे कंटेंट बहुत ज़्यादा है, रियल में मार्केट में बहुत कंटेंट है, तो कंटेंट आपके पास ज़्यादा होने से आप उसको यूज़ तब कर पाइएगा जब आपको पता होगा वो कंटेंट यूज़ कहाँ करना है, मेंस में क्या यूज़ करना है, प्री में क्या यूज़ करना है, इंटरव्यू में क्या यूज़ करना है, मेंस में कौन से पेपर में। मेंस में इतने सारे पेपर्स हैं कि लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन से पेपर में कौन सा कंटेंट यूज़ करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने कंटेंट जो है वो कंफाइंड रखें और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। तो जैसे करंट अफेयर्स हो गया, लोग होता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के करंट अफेयर्स रिवाइज करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो वो नहीं करके मेरा मानना है करंट अफेयर्स सबके सेम होते हैं, और आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स उठा के आप उसको बार बार पढ़ना शुरू करिए, उसको रिवाइज करिए, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट उसको रिवाइज करने के बाद उसको एनालिसिस करिए कि इस कंटेंट को मैं यूज़ कहाँ करने वाला हूँ। अगर मैं कोई एक नया कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ओजोन होल पढ़ रहा हूँ, तो उसको कौन से पेपर में यूज़ करूँगा, पेपर 1 में यूज़ करूँगा, पेपर 3 में यूज़ करूँगा, पेपर 2 में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ पता नहीं होगा तो आप कितना भी कंटेंट बना लीजिए, आपको हेल्पफुल नहीं होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन है कि हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा तबका है ऐसे स्टूडेंट्स का जो जॉब में हैं और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा एग्जाम है, हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा, ये मेरे लिए नहीं बना है, कोई शॉर्टकट कोर्स कर लो और निकल लो, ठीक है। या इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी एक चीज़ है। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब उनका ये मानना है, सोसाइटी में आपने सुना भी होगा अक्सर कि बेटा कोई शॉर्टकट कोर्स कर लो, कोई डिप्लोमा कर लो, सिविल सर्विसेज में मत जाओ, है ना, कि बहुत टाइम लगेगा, कैरियर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कुछ कोई भी चीज़ श्योरली हम नहीं कह सकते कि आप सक्सेस हो जाएंगे। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप 10 साल पहले देखिएगा, तो 10 साल पहले अगर आप एज अ नॉर्मल स्टूडेंट किसी रिसेंटली सेलेक्टेड IAS हो या IPS हो, उनको अप्रोच करना हो फॉर देयर स्ट्रेटेजी, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था 10 साल पहले। जी। अभी के टाइम में ये डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ओपन रहे हैं, एक्सेसिबल रहे हैं, एंड थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स भी वो लोग एक्सेसिबल किए गए हैं। तो कभी कोई भी अगर तैयारी करता है, चाहे वो जॉब से करे, तो आपको उस टाइप के लोग मिल जाएंगे जो सेम चीज़ करके ये एग्ज़ाम निकाले हैं, एंड दे वुड बी मोर देन विलिंग टू शेयर द स्ट्रेटजी विद यू। तो इस मामले में मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रीच आउट टू दोज पीपल। उनको रीच आउट करिए, आप उनसे पूछिए, एंड आइसोलेशन में मत रहिए कि आप आइसोलेशन में रहे कि आप बोल रहे हैं मैं जॉब भी कर रहा था, 8 घंटे भी पढ़ रहा था, फिर भी मेरा नहीं निकला। तो ये आपकी, मुझे लगता है आपकी गलती होगी अगर आप इस आइसोलेशन में रह के ऐसा कुछ करते हैं। अप्रोच करिए लोगों को, पीपल आर मोर देन विलिंग टू। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन था जिसको मैं थोड़ा सा उभारना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी में हमारे, आपको पता है कि इंडिया में 70% लोग रीजनल एरिया से बिलोंग करते हैं, लगभग 70%। तो उस सोसाइटी में एक ये है कि एजुकेशन या पैसा, तो वहाँ लोग कहते हैं पहले पैसा, जितने कम एज में तुम पैसा कमाने लगो वो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे ये माने नहीं रखता कि बहुत कम ऐसे लोग हैं एक्सेप्शन जिनके लिए ये माने रखता है कि नहीं, पहले एक बेटर एजुकेशन ले लो, तो उससे
फ्यूचर खुद ही अच्छा हो जाएगा, चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। तो इस पॉइंट पे आप क्या राय रखते हैं? मुझे लगता है मेरा भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही रहा है, जहाँ पे लोग पहले इस पे फोकस करते हैं कि लड़का कमाने लगे, देन एजुकेशन कंप्लीट करे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है आउटेंट से जो बच्चों का रोल होता है, जिसमें माँ बाप का, सोसाइटी का रोल होता है। और ये तभी जाएगा जब रोल मॉडल्स निकल के आएंगे। जैसे मैं होपफुली अभी अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला IAS ऑफिसर हूँ, और मुझे ये करने का जो बोलूँगा मोटिवेशन इसलिए भी आया कि कोई है नहीं वहाँ पे। तो अगर मैं इस चीज़ में जाऊँगा तो लोग एटलीस्ट मुझे तो देख के आगे आएंगे। तो somebody has to take this responsibility, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को लेना पड़ेगा कि अपने वार्ड्स को हायर एजुकेशन की तरफ पुश करें, और फिर धीरे धीरे वो चेंज आएगा। एक बार में बोलते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो वो नहीं हो पाएगा कि एक झटके में हो जाए, धीरे धीरे ही चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। एक ये आपने अक्सर देखा होगा या ये सुना भी होगा कि हमारे जो रीजनल एरिया हैं, खासतौर पे जो विलेजेस हैं, तो वहाँ पे अगर किसी की गर्ल्स है या लड़की है अगर फैमिली में, तो वहाँ पे लोग इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसके वो थोड़ा बहुत पढ़ा के इसकी शादी करा दो या ऐसी चीज़ें, मतलब गर्ल्स एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो इस चीज़ पे आप क्या सोचते हैं कि गर्ल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उनको पढ़ाया जाए और उनको आगे लाया जाए सोसाइटी में? हालांकि हायर सोसाइटी में तो ये है नहीं, इक्वलिटी है कि आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, लेकिन एक सोसाइटी ऐसी उनको लगता है कि अगर हमारे घर में बेटी है तो पहले हमें उसे दहेज की तैयारी करनी है या इस तरह की चीज़ें करनी है, कम एज में शादी कर दी जाए, एजुकेशन सेकेंडरी हो जाता है वहाँ। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि आप पहले उनको एजुकेट करिए, उनको एबल बनाइए। और ये जो ये चीज़ देखा गया है, मैंने भी देखा है ये चीज़ कि आप पढ़ा नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम एक तरफ सेव कर रहे हैं उसके दहेज देने के लिए, दिस इज इटसेल्फ अ सिन मुझे लगता है। तो उसको इतना केपेबल बनाइए ना कि उनको ये सब चीज़ की ज़रूरत ना हो। और एक ये भी होता है, दूसरा सोसाइटी की तरफ से भी होना चाहिए। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ से आगे निकल चुके हैं, जो जानते हैं कि ये चीज़ बहुत बुरी है। तो उनको आगे निकल के कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे कि ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो। एंड ये चीज़ हम अपने लेवल पे भी ट्राई कर रहे हैं अपने विलेज एरिया में। तो मेरा जो विलेज है वहाँ पे कि फीमेल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। और जैसा कि हम देखते हैं, हम पढ़े भी हैं कि सरकार भी करती है, लेकिन कोई भी चीज़ सरकार करे उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो रीजनल लीडर्स हैं उन पर फोकस किया जाए, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं या रनिंग में हैं या जो लास्ट स्टेज में हैं, उनके लिए एक कंक्लूजन कि आप क्या उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे? मेरे लिए मैं कहूँगा सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, आप शुरू करिए और निडर शुरू करिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शुरू में आप गाइडेंस अच्छे लोगों से लें। तो लोगों को अप्रोच करिए, अप्रोच करने से डरिए मत कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ज्योग्राफी नहीं आता, मुझे हिस्ट्री नहीं आता, मैं क्या सवाल पूछूंगा लोगों से। ये सब चीज़ को माइंड से हटा के आप लोगों को अप्रोच करिए। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए अगर आप शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन। अगर आप एग्ज़ाम के डिफरेंट लेवल्स पे आप अनसक्सेसफुल रह रहे हो, फॉर एग्जांपल प्री, मेंस या इंटरव्यू, तो मैं कहूँगा आप ऐसे लोगों से बात करिए जो उस एग्ज़ाम उस लेवल को निकाल चुके हैं। उनसे पूछिए उनका क्या स्ट्रैटेजी है, और बेसिक्स पे फोकस करिए, जो बोलते हैं बैक टू द बेसिक्स। एंड लास्टली जो लोग बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो इंटरव्यू में आके रह जाते हैं, तो ये बोलूँगा कि यू आर जस्ट देयर, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस बाकी रह गया है, एंड होपफुली परसेवर करिए और होपफुली नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप ज़रूर निकाल सकेंगे। बहुत सही कहा आपने कि इनके मुझे जहाँ तक कंक्लूजन लगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बिल्कुल आप कोशिश करें और इनकी जो इन्होंने बताया उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें जो आपके कैरियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे किसी ऐसे ही हमारे सोसाइटी के हीरोज से जो हमारी स्टूडेंट को, हमारी जनरेशन को इंस्पायर करेगा कि वो अपने लाइफ में खूब तरक्की करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।